हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वीं वेतन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे परमानेंट मशीनरी क्या होती है, और इसको 4 बार रिकमेंडेशन दिया जा चुका है लेकिन सरकार हर बार इसको रिजेक्ट कर देती है। तो क्या कुछ कारण है, इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा हो सकता है, और 8CPC के पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ तर्क है। पक्ष का मतलब यह है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनसे लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा हाइक आपको मिलेगा, और कौन से नेगेटिव जो है पॉइंट है जिनसे लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, कम से कम कितना पे और पेंशन आप लोगों का बढ़ सकता है, और 8CPC की जो है पूरी कैलकुलेशन में आपको कुछ चार्ट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक, अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पे होने की उम्मीद है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि परमानेंट मशीनरी क्या होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अभी करंट के अंदर क्या कुछ चल रहा है कि हर 10 साल पे आपका पे कमीशन आएगा, और पे कमीशन के लिए एक कमेटी बनेगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पे सरकार विचार करेगी, फाइनल सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा, और वो सब चीज़ें आपकी लागू हो जाएगी जो अभी करंट में चल रहा है, वो सारी कुछ चीज़ें। अब परमानेंट मशीनरी क्या है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज परमानेंटरी पे मशीनरी। देखिए यहाँ पे क्रिएट ए परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिस, एक ऑफिस जो यहाँ पे कमीशन के लिए या पे और पेंशन को रिवाइज करने के लिए बना दिया जाए, जो कि परमानेंट रहे, टेम्परेरी नहीं रहे, जो कि आपको 24 घंटे और 7 दिन 365 दिन काम करे। रिवाइज सैलरी एवरी सिंगल ईयर, हर साल सैलरी को रिवाइज किया जाए, 10 साल की जगह हर साल सैलरी को रिवाइज किया जाए। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस द ऑफिस इंक्रीज सैलरी इमीडिएटली, जब भी यहाँ पे महंगाई बढ़े तो इमीडिएट प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से सैलरी में बढ़ोतरी कर दी जाए। व्हेन प्राइस गो अप, जब भी प्राइस बढ़े तो आपके अलाउंसेज वगैरह हैं उनको तुरंत प्रभाव से बढ़ा दिया जाए। एम्प्लॉय गेट स्मॉल इंक्रीज एवरी ईयर, नॉट हग जंप 10 ईयर्स, यानी हर 10 साल के बाद में इनको जंप मतलब लंबा हाइक नहीं चाहिए, हर साल इनको छोटा छोटा हाइक देके भी यहाँ पे काम चलाया जा सकता है। दिस सिस्टम वर्क सक्सेसफुली इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में और अमेरिका में ये सिस्टम लागू है। हर साल उनकी पे और पेंशन को रिवाइज किया जाता है, पूरा पर 10 साल का इंतजार नहीं किया जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी 10 साल आपके 1 जनवरी 2026 को पूरे होने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस डेट से आपका पे कमीशन लागू नहीं हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये है दोस्तों परमानेंट मशीनरी वे, कि हर साल जैसे इन देशों में लागू किया जा रहा है वैसे हमारे भी हर साल पे और पेंशन को रिवाइज किया जाए, भत्तों को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 बार पे कमीशन के अंदर इसका रिकमेंडेशन किया गया, 4 बार मांग की गई। कौन कौन से पे कमीशन है, देखिए यहाँ पे तीसरा पे कमीशन है, उसमें इस चीज़ की मांग की गई, चौथे में इसकी मांग की गई, पांचवें में इसकी मांग की गई, और 7वें के अंदर इसकी मांग की गई, और हर बार सरकार के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सरकार के फेवर में, सरकार को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फेवर में नहीं है। और यहाँ पे और बाकी जो पे कमीशन है उनमें इस चीज़ का रिकमेंडेशन या इस चीज़ की मांग नहीं की गई थी। तो यह है परमानेंट मशीनरी, काफ़ी सारे देशों में लागू भी है, और ये अगर हो जाती है तो यहाँ पे तुरंत प्रभाव से आपको जो है सारे कुछ फायदे मिल जाएंगे। 10-11 साल का आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन सरकार इसको जो अप्रूवल यहाँ पे नहीं दे रही है, कई बार इसकी मांग भी उठी जा चुकी है। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पक्ष अपने मजबूत है कि आपको 8वें वेतन आयोग के अंदर अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, अच्छा खासा हाइक आप लोगों को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पक्ष के अंदर यहाँ पे है, पक्ष में है देखिए ITR लिमिट। ITR लिमिट जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है अभी 12 लाख कर दी है। अगर दोस्तों 12 लाख से नीचे रखते हैं, 9-10 लाख के करीब, तो सरकार फिर ITR रिटर्न कैसे लेगी उनसे। तो इस रेंज तक पहुंचाने के लिए 8CPC में आपको अच्छा खासा हाइक मिल सकता है, एक ये यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वहीं पे अगर बात करें तो इसी का जो है नेगेटिव फैक्टर तो बीजेपी गवर्नमेंट है। कई सारे साथियों का कहना है कि 7वें पे कमीशन में भी ये सरकार थी, जो कि वहाँ पे 14.2% 3% का हाइक दिया गया था, जो कि बहुत ही कम था। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट से हमारे को उम्मीद नहीं है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर इसका मान लेते हैं। आगे देखिए पॉजिटिव फैक्टर में इलेक्शन आपका 2029 के अंदर, और सरकार यहाँ पे इलेक्शन में फायदा लेने के लिए, या यूं कहे कि कई सारे साथियों का कहना भी है, इसका पे कमीशन को लंबा खींचने का सबसे मोटा कारण यही है कि यहाँ पे जो पे कमीशन है उनसे पहले यहाँ पे कमीशन जो पे और पेंशनर्स है उनको यहाँ पे राहत देने की बात चल रही है, और अच्छा खासा हाइक आपको मिल सकता है आगामी चुनाव को देखते हुए। लेकिन इसका नेगेटिव फैक्टर देखें तो यहाँ पे DA आपका 60% पे अटका हुआ है, जो कि बहुत ही कम है, और DA पे पूरी तरीके से प्रभावित जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो DA पे निर्भर करता है। जैसे पिछले पे कमीशन में 125% DA पहुंच गया था, लेकिन इस बार 60% ही DA, वहां पे फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकल के आया था जब DA 125% था, लेकिन अभी 60% ही है। तो इससे आप कैसे कितनी की उम्मीद लगा सकते हो कि कितना का आपका फिटमेंट फैक्टर पहुंच सकता है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर आप इसका मान सकते हैं। तीसरा जो है पॉजिटिव फैक्टर है कि ग्रोइंग इकोनॉमी की, यहाँ पे अपनी जो इकोनॉमी है काफ़ी तरीके से बूस्ट यहाँ पे हो रही है। तो ऐसा एक पॉजिटिव आप मान सकते हो कि 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा मिल सकता है। वही दूसरा नेगेटिव फैक्टर्स का माने तो TOR जो पॉइंट है, टर्म ऑफ
रेफरेंस के उसके अंदर पेंशन्स के लिए नॉन कॉर्पस फंड का जो यूज़ किया गया था उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेंशनर्स को या पे के अंदर कोई ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला, या पेंशनर्स को हो सकता है कोई रिलीफ मिले या नहीं मिले, लेकिन इसको पहले क्लियर कर दिया गया है कि पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया गया जाएगा। लेकिन एचसीपीसी के TOR में कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस ऐसे यूज़ किए गए थे जिनसे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे पैदा होता है। तो ये एक तरीके से विपक्ष में आप इसको मान सकते हैं। पोस्ट सीपीसी मार्केट एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि आपका जब भी जो पे कमीशन है उसके अंदर सैलरी वगैरह बढ़ेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, आप जो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, एक तरीके से मार्केट जो बूस्ट होगा एट सीपीसी के बाद में, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। एस में दूसरी तरफ एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो गवर्नमेंट का जो है की एरिया रिजल्ट जो है की रिजल्ट एरिया वो दूसरे क्षेत्रों में जैसे कि यहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है या रक्षा मंत्रालय के जो हथियार वगैरह हैं या और भी कोई प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन है, ऐसे चीज़ों में अगर सरकार का ध्यान है रहे या मेजर पॉइंट ये रहे सरकार के, तो वो एचसीपीसी के ऊपर कम ध्यान यहाँ पे सरकार दे सकती है। एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर भी माना जा सकता है। तीस और लास्ट और फाइनल जो पॉजिटिव है कि यहाँ पे सरकार जो है कई सारे स्टेट्स के अंदर यहाँ पे गठबंधन की सरकार, तो इस समय इसका भी एक प्रभाव पड़ेगा, एचसीपीसी में आपको हाइक मिल सकता है। वहीं यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर है कि पे और पेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कि पे को बढ़ा दिया जाए, पेंशन को उस अनुपात में कम बढ़ाए। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है जहाँ से लग रहा है कि पे कमीशन में इनसे अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा कम जो है बूस्ट आपको मिल सकता है। तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बताएं। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर बनता कैसे है और कितना आपको फिटमेंट फैक्टर इस बार मिलने की पूरी संभावना है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 7वां वेतन आयोग जो था उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर की जो गणना की गई थी उसके आधार पे अपन गणना करते हैं आपके 8वें वेतन आयोग की, तो कितना फिटमेंट फैक्टर आपका निकल के आता है। देखिए 7वें वेतन आयोग के अंदर क्या था, आपका डीए जो है 125% पहुंच चुका था, 125% डीए पहुंच गया। और आपका मान लेते हैं कि 100 रुपये डीए है, आपका 100 रुपये बेसिक है, 125 रुपये आपका जो है डीए पहुंच गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 225 निकल के आता है, इसमें 100 का डिवाइड करेंगे 2.25 निकल के आता है। इस पे सरकार ने 14.3% का इंक्रीमेंट दिया था, तो 14.3% इसका निकालते हैं तो 0.32 निकल के आता है, और 0.32 को इन दोनों में ऐड कर देते हैं तो 2.57 निकल के आता है, जो कि फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे सरकार ने दिया था पिछले वेतन आयोग में। उसी के आधार पर 8 वेतन आयोग की गणना करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डीए जो है मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका 60% तक पहुंचने वाला है 1/1/2026 तक, अभी 58% है, 2% का और आपका अनाउंसमेंट जल्द होने वाला है। अब देखिए डी बेसिक मान लेते हैं 100 रुपये है, तो उस पर डी आपका कितना हो 60 रुपये, बेसिक और डीए को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 160 रुपये। अब इस बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद में सरकार एक हाइक देता है, एक इंक्रीमेंट देता है, हर पे कमीशन में मिलता है, जो कि छठे वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा मिला था 54.6 के समथिंग, तो और 7वें में 14.3 का। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि डीए इस बार कम है, तो सरकार की तरफ से कम 20 से 30% का आपको जो हाइक मिल सकता है। तो 30% अगर हाइक माने तो इसका अगर 30% निकालते हैं 160 का तो 48 निकल के आए, दोनों को ऐड करते हैं तो 208, और इसमें 100 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपका फैक्टर निकल के आता है 2.08, यानी 2.08 मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि 2.08 आपको फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, जो भाई लोग कह रहे थे कि 2.86 मिलेगा, 3.86 मिलेगा, वो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 30% से ज़्यादा यहाँ पे सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि पिछले में 14.3% था, ये भी हमने जो है मैक्सिमम माना है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.08 निकल के आ रहा है। अगर इतना भी फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो भी आपकी सैलरी में अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो 3.86 की और 2.86 की जो बातें हैं वो सारी कुछ हवाई बातें हैं, वो आपको पे कमीशन में इतना लाभ नहीं मिल सकता, इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल सकता, क्योंकि डीए जो है आपका मात्र 60% यहाँ पे रहने वाला है। चलिए फिटमेंट फैक्टर 2.08 के आधार पर अपन देख लेते हैं कि कितनी सैलरी आपकी जो न्यूनतम सैलरी 18,000 किसी भाई की है, तो अभी अगर वेतन आयोग लागू होता है तो कितनी सैलरी उसकी बढ़ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं, उसके आधार पर आप सभी लोग अपनी अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एचसीपीसी से प्रभाव 1/1/2026 से, मान लो ये जो कमेटी बनी है ये नहीं बनती और आपको 1 जनवरी 2026 से तुरंत प्रभाव से एचसीपीसी का लाभ दे दिया था, तो आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे जो सैलरी बेसिक मैंने माना हूँ, यहाँ पे आपकी 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 9,000 है, 8,000, मतलब 9,000 न्यूनतम पेंशन है। तो ऐसे में यहाँ पे अपनी सैलरी रख के और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा। जितनी बड़ी ये सैलरी होगी, जितनी बड़ी बेसिक होगी, उतने डिफरेंस, उतना ही फायदा आपको यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए विदाउट एचसीपीसी अगर 8 वेतन आयोग नहीं आता तो न्यूनतम सैलरी आपके 18,000 रुपये, डीए आपका 60% तो 10,800 रुपये, टीपीए 900 प्लस डीए, और यहाँ पे एचआरए
मैं वाई जेड क्लास सिटी की लेके चल रहा हूँ, तो जेड क्लास सिटी में 10% 1800, टोटल जोड़ेंगे तो 32,040 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे बन रही थी, एक नॉर्मल कर्मचारी की बन रही थी। बाकी और भी रेलवे में है और कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे कई सारी पोस्टों पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी देखने को मिलता है, ओवर टाइम भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सभी को नहीं मिलता है, ये चीज़ें सभी को मिलती है। 32,040 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बन रही थी। अब देखिए 2.08 का फैक्टर अगर लग जाता है तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है बेसिक 2.08 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 37,480 रुपये आपका न्यूनतम बेसिक हो जाएगा। अब देखिए डीए जो है 0% हो जाएगा। जब भी पे कमीशन आता है तो बेसिक और डीए सारा कुछ मर्ज होकर उस पर इंक्रीमेंट लग के नया बेसिक बन जाता है और डीए आपका 0 हो जाएगा। टीपीए जो है आपका डबल हो जाएगा, यहाँ पे 900 प्लस डी मिलता है तो अब 1800 प्लस डी आपको मिलने लग जाएगा, तो 1800 रुपये और डी 0 है तो 1800 रुपये हो गए। एचआरए आपका 8% हो जाएगा, यहाँ पे जो 10% मिल रहा था, यहाँ पे आपका एचआरए जो है 8% हो जाएगा, 8, 16 और 24। और अगर आप जेड क्लास में हो या वाई क्लास में हो और एक्स क्लास में तो उस हिसाब से आपका बढ़ जाएगा। ये मैं कम से कम रेंज मान के चल रहा हूँ, तो टोटल सैलरी आपकी 42,275 बन रही। मोटा मोटा सैलरी में अंतर बन रहा है 10,000 रुपये। ये इंस्टेंट रूप से एक न्यूनतम सैलरी पे आपको 10,000 का फर्क देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पे सैलरी बढ़ेगी तो लोगों का जो है 20,000, 30,000, 40,000 तक भी फर्क आपको देखने को मिलेगा, जिनका ओटी, एचआर, टीपीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह है या एक्स सिटी में, एक्स क्लास सिटी में, तो उनकी सैलरी में और अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए, मान लो 1 जुलाई 2026 से जो डीए लगना है, मान लो 3% लगना है, अगर सेम ऐसे चलता विदाउट सीपीसी 8 वेतन आयोग के तो 18,000 रुपये आपको 3% मिलता। लेकिन अब दोस्तों आपको यहाँ पे 37,480 रुपये पे आपको 3% मिलेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। जब भी आपका हर साल इंक्रीमेंट जो लगता है 3% इस बेसिक पे लग रहा था, अब आपका नई बेसिक पे लगेगा 3%, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार लंबा चौड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते आपको फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.08 के आसपास मिले तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे फिटमेंट फैक्टर की गणना होती है, कौन कौन से एचसीपीसी के पक्ष में तर्क निकल के आ रहे हैं, कौन सी विपक्ष में है, परमानेंट मशीनरी क्या कुछ होती है, और देखिए मैंने यहाँ पे एक सारी कुछ कैलकुलेशन करके, और न्यूनतम कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15,000 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे बेसिक मोटी होगी, जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में चलेगा, वैसे वैसे बहुत अच्छा खासा फायदा आपको होने वाला है। तो सभी लोग एक तरीके से पॉजिटिव वे में बात करेंगे कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है कम से कम 2 से ज़्यादा ही हो, 2 से ज़्यादा होगा तभी सैलरी में मजा आएगा, नहीं तो 2 से कम होगा तो आपको कुछ खास यहाँ पे मजा नहीं आने वाला। तो ये थी अपडेट दोस्तों। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप का क्वेरीज है या आपको क्या लगता है कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।